नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें अभी तक और मैं हूं आरती देशवाल। ये है हमारा खास बुलेटिन 24 की खबर। यहां हम बात करते हैं सियासत की। जी हां, ये साल 24 का है, लोकसभा चुनाव बेहद नजदीक हैं। ऐसे में लगातार वार पलटवार का एक दौर देखने को मिल रहा है। कई ऐसे मुद्दे हैं जिन्होंने सियासी बवाल खड़ा कर दिया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कंगना रनौत को लेकर हुई टिप्पणी पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि जब संदेश खाली की महिलाओं पर अत्याचार हो रहा था तब भी कांग्रेस ने मौन साध लिया था, और आज एक महिला प्रत्याशी पर अभद्र टिप्पणी कर कांग्रेस ने अपना असली चेहरा जन जाहिर कर दिया कि राहुल गांधी की महिलाओं के खिलाफ ऐसी ही लड़ाई है। कांग्रेस का असली चेहरा कैसे महिला का अपमान करना, नारी शक्ति का अपमान करना। पहले राहुल गांधी जी ने कहा हम शक्ति के खिलाफ लड़ेंगे, ये सोच कांग्रेस की दिखती थी। अब कांग्रेस की प्रवक्ता के हैंडल से होता है कि हमारे देवभूमि हिमाचल प्रदेश की छोटी काशी से जो सांसद की उम्मीदवार चुनी गई उनके खिलाफ अभद्र टिप्पणी कर, ये अपने आप में दिखाते हैं कि महिला होकर भी उन्होंने महिला का कैसे अपमान किया है। हिमाचल प्रदेश में विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कहा है कि कंगना रनौत पर की गई टिप्पणी बेहद गलत है और इस प्रकार की टिप्पणी से लोगों में नाराजगी है। हालांकि सुप्रिया श्रीनेत ने सोशल मीडिया से अपने उस पोस्ट को हटा दिया है, लेकिन इस टिप्पणी का बार बार जिक्र होता है दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण टिप्पणी जो सुप्रिया, जो कांग्रेस की नेत्री है, उन्होंने की है कंगना के ऊपर। और कंगना के ऊपर ही नहीं वो सीमित रहे, उनने मंडी के संदर्भ में भी अपनी बात इस प्रकार से कही है जो बिल्कुल गलत बात कही है। और ये मंडी का अर्थ ये नहीं है जिस प्रकार से वो लेने की कोशिश कर रही है। ये मंडी मांडव्य ऋषि की धरती है, मांडव्य ऋषि के नाम पर ये मंडी का नाम, हमारा मंडी का जिला का नाम पड़ा है। और मैं यही कहूंगा, स्वाभाविक रूप से जब मंडी की बेटी जिसने फिल्म जगत में टीएमसी नेता कुणाल घोष ने दिलीप घोष पर कहा है कि दिलीप घोष ने ममता बनर्जी पर जो टिप्पणी की है वो बहुत अपमानजनक है। वो हमेशा ऐसा करते हैं, वो आदतन अपराधी हैं। हमारी मांग है कि उन्हें 7 दिन के लिए सस्पेंड किया जाना चाहिए और उनकी उम्मीदवारी तक रद्द होनी चाहिए। दिलीप घोष जो कमेंट किया है ममता जी का अगेंस्ट में, वो बहुत डेरोगेटरी, डिसरेस्पेक्टफुल वर्ड्स है और वो रेगुलर ये करता है। ही बिकम अ हैबिचुअल ऑफेंडर। हमारा 3 डिमांड है। एक, पहले तो सीओ दिलीप घोष को शोकस करना चाहिए। दूसरा, अब देखिए वो ये बोला है या नहीं बोला है, क्यों बोला है, एक्सेट्रा। अगर दिलीप घोष उसका रिप्लाई में बहुत सारे एक्सपेंशन दे, that should not be considered. The only consideration point is where बीजेपी नेता दिलीप घोष की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लेकर की गई टिप्पणी को लेकर टीएमसी नेता शशि पांजा ने कहा कि दिलीप घोष की शिकायत की है और आचार संहिता लागू होने के बावजूद इस तरह के बयान दिए गए हैं। दिलीप घोष अपनी टिप्पणी पर शर्मिंदा भी नहीं है। हम लोग चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के पास आए हैं और हमारे जो कंप्लेंट थी वो कल ही हम लोग लिखित कंप्लेंट दर्ज की है सर्वभारतीय तृणमूल कांग्रेस की तरफ से। इस लिखित कंप्लेंट में जो भाजपा के वर्तमान उम्मीदवार हैं दिलीप घोष, उनके विरुद्ध एक कंप्लेंट दर्ज किए हैं। कंप्लेंट में हम लोग लिखे हैं कि वो कल जो है ममता बनर्जी के संबंध में, एक महिला के संबंध में, मुख्यमंत्री के संबंध में कुछ आपत्तिजनक, कुछ अनुचित और कुछ अपमानजनक, जिससे उनकी जिल्लत होती है। कर्नाटक के लिए बीजेपी चुनाव प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेस सरकार के भीतर कई विरोधाभास हैं। पार्टी के भीतर सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार समूहों के बीच में प्रतिद्वंदिता चलती रहती है। कांग्रेस सरकार चुनाव के बाद खुद ही गिर जाएगी। पार्टी किसी भी बदनाम सरकार को अस्थिर करने में विश्वास नहीं करती।
कांग्रेस की सरकार के अंदर अपने खुद के कंट्रडिक्शंस बहुत हैं। दुश्मनी है दोनों धड़ों में। भाजपा से दुश्मनी कम है उनकी, आपस में दुश्मनी ज्यादा है। सिद्धारमैया और शिव कुमार की आपस के जो झगड़े हैं वो भाजपा से कम है, आपस में ज्यादा हैं। हम किसी ऐसी सरकार को क्यों गिराएं? क्यों गिराने की बदनामी लें जो खुद ही गिर जाएगी? अरे चुनाव के बाद ये लोग क्या क्या सीन क्रिएट करेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया का एक बयान आया है। उन्होंने कहा कि अगर केजरीवाल को दिल्ली के लोगों के स्वास्थ्य की इतनी चिंता है तो मोहल्ला क्लिनिक में टेस्ट कर अच्छी दवाइयां लाएं। उन्होंने कहा कि अगर आपके काम किया है तो दिल्ली में बेहतर स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं होती। मैं वही बोल रहा हूँ कि जो दिल्ली के लोगों की स्वास्थ्य की चिंता हो तो आप अच्छा टेस्ट करके मोहल्ला क्लिनिक में मेडिसिन लाइए भाई, ताकि लोगों को प्यूरियस मेडिसिन ना मिले। जो आपके राज्य में मैंने आपको बताया वैसी ही आपकी हेल्थ व्यवस्था ही आज तक आपने 10 साल में नहीं करा, और ईडी की कस्टडी में जाने के बाद दिल्ली की हेल्थ की चिंता होने लगी। आपने 10 साल में किया होता तो आज जो दिल्ली में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ना चाहिए, हेल्थ फैसिलिटी बढ़ इधर केजरीवाल को लेकर आप नेता आतिशी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल की गैर कानूनी गिरफ्तारी है और इसके खिलाफ हम प्रदर्शन कर रखे हैं। देश में लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश हो रही है। सभी विपक्षी नेताओं को जेल में डाला जा रहा है, बैंक अकाउंट सील किए जा रहे हैं। विधायक अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी की गैर कानूनी गिरफ्तारी के खिलाफ आज सभी विधायक संघर्ष कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। आज इस देश में लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। आज इस देश में एक एक करके सभी विपक्षी पार्टियों के नेताओं को जेल में डाला जा रहा है, बैंक अकाउंट सील करे जा रहे हैं, पार्टी ऑफिस सील करे जा रहे हैं। इस देश के इतिहास में पहली बार हुआ है कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को गिरफ्तार कर लिया गया है, वो भी नेशनल इलेक्शंस की घोषणा के बाद। ये इस देश के इतिहास में पहली बार हुआ है कि एक राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने मुझसे कहा कि इस शराब घोटाले की जांच में ईडी ने पिछले 2 साल में 250 से ज्यादा छापेमारी की है। अभी तक किसी भी छापेमारी में पैसा बरामद नहीं हुआ था। और अरविंद ने कहा कि मेरा शरीर जेल में है लेकिन मेरी आत्मा आप सबके साथ है। कल शाम मैं जेल में अरविंद जी से मिलने गई। उन्हें डायबिटीज है, शुगर लेवल ठीक नहीं चल रहे, लेकिन निश्चय दृढ़ है। 2 दिन पहले उन्होंने दिल्ली की जल मंत्री आतिशी जी को संदेश भेजा था कि लोगों की पानी और सीवर की समस्याओं का समाधान किया जाए। बताइए क्या गलत किया? लोगों की समस्याओं का समाधान तो होना ही चाहिए। इस बात पर भी केंद्र सरकार ने आपके सीएम पर केस कर दिया। आप पार्टी के लीगल हेड संजीव नासियार ने कहा कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जिस तरह से एक षड्यंत्र रचा गया है, वकील समुदाय ने निर्णय लिया है कि दिल्ली की सभी कोर्ट में एक बड़ा प्रदर्शन होगा। हम अरविंद केजरीवाल के साथ खड़े हैं। 21 मार्च की रात को जिस तरीके से एक चुने हुए मुख्यमंत्री को केंद्र सरकार के इशारे पे ईडी ने गैर कानूनी तरीके से अरेस्ट किया, एक ऐसे केस में जो 2 साल से दुनिया भर की छानबीन कर रहे हैं, हमारे कई नेता जेल में हैं, उसके बावजूद भी 1 नए रुपए की रिकवरी नहीं हुई है। लेकिन अभी इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से जो फैसला आया है उससे पता चला कि ऐसे अप्रूवर जिसकी स्टेटमेंट में अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट किया गया है, उसने 60 करोड़ रुपए रिश्वत दी है भारतीय जनता पार्टी को। 21 मार्च की रात को जिस तरीके से एक चुने हुए मुख्यमंत्री को केंद्र सरकार के इशारे पे ईडी ने गैर कानूनी तरीके से अरेस्ट किया, एक ऐसे केस में जो 2 साल से दुनिया भर की छानबीन कर रहे हैं। आप नेता दीपक सिंगला के आवास पर ईडी की छापेमारी पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि अब लोगों का ऐसी जांच एजेंसियों से भरोसा उठ गया कि हमने इन एजेंसियों पर जो भी सवाल उठाए थे वो सभी सही साबित हुए हैं।
रेड हो रही है आज भी अरविंद केजरीवाल की पार्टी के एक और ग्रुप प्रत्याशी। अब इन जांच एजेंसियों पर लोगों का भरोसा खत्म हो गया है। अब इन जांच एजेंसियों पर जो सवाल हमने लगाए थे वो साबित हो गए कि वो सवाल सही थे। रेड हो रही है आज भी अरविंद केजरीवाल की पार्टी के एक और ग्रुप प्रत्याशी। अब इन जांच एजेंसियों पर लोगों का भरोसा खत्म हो गया है। अब इन जांच एजेंसियों पर जो सवाल हमने लगाए थे वो साबित हो गए कि वो सवाल सही थे। रेड हो रही है आज भी अरविंद केजरीवाल की पार्टी के एक और ग्रुप प्रत्याशी। अब इन जांच एजेंसियों पर लोगों का भरोसा खत्म हो गया है। अब इन जांच एजेंसियों पर जो सवाल हमने लगाए थे वो साबित हो गए कि वो सवाल सही थे। रेड हो रही है आज भी अरविंद केजरीवाल की पार्टी के एक और ग्रुप प्रत्याशी। अब इन जांच एजेंसियों पर लोगों का भरोसा खत्म हो गया है। अरविंद केजरीवाल पर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, अरविंद केजरीवाल भ्रष्ट हैं, उन्होंने दिल्ली को लूटा के, इसीलिए उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। आप चोरों को बचा रखी के हिरासत में लिया गया एक व्यक्ति अपना रखरखाव कर रहा है, आपको ये सोचना चाहिए और केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए। हमारी मांग है कि अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचारी हैं, उन्होंने चोरी की है, दिल्ली को लूटा है, उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। आम आदमी पार्टी चोरों को बचाने का काम कर रही है, ये बुनियादी फर्क है दोनों में। और हमारी जो लड़ाई है दिल्ली की जनता की लड़ाई है। दिल्ली की जनता को लूटने का काम अरविंद केजरीवाल ने किया है। अब ये चीज़ें एस्टेब्लिश हो रही हैं। हिरासत में एक आदमी जो हिरासत में है उसको मुख्यमंत्री बनाए रखना कहाँ की नैतिकता है। आम आदमी पार्टी को सोचना चाहिए और खुद उन्हें अरविंद केजरीवाल को त्यागपत्र देना चाहिए। हमारी मांग है कि अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचारी हैं, उन्होंने चोरी की है, दिल्ली को लूटा है, उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। आम आदमी पार्टी चोरों को बचाने का काम कर रही है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस के लोग चुनाव आते ही अफवाह फैलाने का कार्य करते हैं। कांग्रेस ने झूठ और भ्रष्टाचार के अलावा देश और प्रदेश को कुछ नहीं दिया। ये तुष्टीकरण के आधार पर चलते हैं। ये जनता है, ये सब कुछ जानती है। तो भजनलाल शर्मा ने देखिए निशाना साधा के कहा कि कांग्रेस भ्रष्टाचारी है, कांग्रेस की पोल खुल चुकी है, जनता सब जानती है। और अब देखिए लोकसभा चुनाव बेहद नजदीक आ गए हैं। ऐसे में प्रचार का एक दौर देखने को मिल रहा है, वार पलटवार का एक दौर देखने को मिल रहा है। भजनलाल शर्मा ने विपक्ष पर निशाना साधा है और कांग्रेस को लेकर कहा है कि कांग्रेस के भ्रष्टाचार की पोल अब खुल चुकी है और जनता अब इनके बहकावे में नहीं आएगी। जनता के सामने कांग्रेस की पोल खुल चुकी है। राजस्थान के सीएम की तरफ से कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा गया है। पीलीभीत से भाजपा प्रत्याशी जितिन प्रसाद ने नामांकन दाखिल करने पर कहा कि मेरे लिए सम्मान की बात है कि पार्टी ने मुझ पर विश्वास जताया है, मुझे यहां से उम्मीदवार बनाया है। पीएम मोदी के 10 सालों का कार्यकाल और उनके कार्यों के ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए जनता एक बार फिर से कमल खिलाएगी। बहुत सम्मान की बात है। भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री गृहमंत्री अमित शाह जी, मुख्यमंत्री और हमारे प्रदेश के के आशीर्वाद से यहाँ मुझे भारतीय जनता पार्टी का पीलीभीत लोकसभा का उम्मीदवार बनाया गया और प्रधानमंत्री जी के जो कार्यकाल स्पष्ट हुआ, ट्रैक रिकॉर्ड है कामों का, भारत का निर्माण। दूसरी तरफ प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यकाल आप देखिएगा, प्रचंड जनमत से कमल देगा और जनता का आशीर्वाद मिलेगा। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ओर से सिक्योरिटी कम करने को लेकर दिए गए बयान पर सीएम नायब सैनी ने पलटवार करते हुए कहा है कि उनको उनके प्रोटोकॉल के हिसाब से सुरक्षा मुहैया करवाई जाती है और किसी को अगर एतराज है तो पुनर्विचार भी हो सकता है। ऐसा कहीं नहीं है किसी की सिक्योरिटी के साथ, जिसको प्रोटोकॉल के हिसाब से, लॉ के हिसाब से, जहाँ पर भी जो एक नियम बना हुआ है उस नियम प्रक्रिया के हिसाब से जिस व्यक्ति को जितनी सिक्योरिटी की आवश्यकता है सरकार उतनी सिक्योरिटी उसको उपलब्ध करा रही है। अगर किसी को लगता है कि मुझे कोई किसी प्रकार की दिक्कत, परेशानी या खतरा है तो उसके ऊपर सरकार विचार करती है। ऐसा कहीं नहीं है किसी की सिक्योरिटी के साथ, जिसको प्रोटोकॉल के हिसाब से, लॉ के हिसाब से, जहाँ पर भी जो एक नियम बना हुआ है उस नियम प्रक्रिया के हिसाब से जिस व्यक्ति को
बीजेपी जेजेपी के गठबंधन को लेकर अजय चौटाला का एक बड़ा बयान सामने आया है। अजय चौटाला ने कहा है कि हमारा आपस में कोई विरोध नहीं है और कभी भी फिर से एक मंच पर आ भी सकते हैं। उन्होंने कहा हम पहले भी अलग हुए थे और फिर एक साथ आए हैं। अजय चौटाला ने कहा है कि हमने बीजेपी के साथ गठबंधन का धर्म निभाया है। राजनीति में संभावनाएं तो छुपी रहती है। मैं तो अनेक बार पहले भी इस बारे में कह चुका हूं, आज फिर कहता हूं कि हमारी कोई ऐसी तलखी नहीं, ऐसी कोई विरोधता नहीं है। कभी भी एक मंच पर फिर भी इकट्ठे हो सकते हैं और पहले भी अनेक बार हुए हैं, अनेक बार अलग अलग हुए हैं। राजनीति में संभावनाएं तो छुपी रहती है। मैं तो अनेक बार पहले भी इस बारे में कह चुका हूं, आज फिर कहता हूं। लोकसभा चुनाव को देखते हुए सभी पार्टियों के नेता चुनावी प्रचार में लगे हुए हैं। इसी बीच इनेलो नेता अभय चौटाला करनाल पहुंचे, जहां उन्होंने नवीन जिंदल को लेकर बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। अभय चौटाला ने कहा है कि नवीन जिंदल बीजेपी में खुद नहीं आए हैं, बल्कि उन्हें बीजेपी में लाया गया है। नवीन जिंदल ने पहले भी कुरुक्षेत्र से चुनाव लड़ा। आज 10 साल बाद कुरुक्षेत्र में जबरदस्ती लाए गए, आए नहीं। ये तो कल शाम तक कांग्रेसी थे। कल शाम को इनको कौन सी एजेंसी का डर दिखाया गया, ये तो मेरी जानकारी में नहीं। लेकिन ये पक्का है इनके परिवार का एक फैसला था। मैं इनके परिवार के सारे सदस्यों को जानता हूं। मेरे इनसे अंबाला में हरियाणा के पूर्व गृहमंत्री अनिल विज ने कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कांग्रेस नेता चुनाव के लिए पहले कहा करते थे मैं चुनाव लड़ूंगा, लेकिन अब कांग्रेस नेता कहते हैं तू चुनाव लड़। उन्होंने कहा कि इसीलिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कुमारी सैलजा और रणदीप सुरजेवाला को आगे कर दिया है कि मैं चुनाव लड़ना नहीं चाहता, आप लड़ो। और हुड्डा साहब ने जिस पार्टी में इस बात के लिए लड़ाइयां होती थी कि चुनाव मैं लड़ूंगा, आज उस पार्टी में ये कहा जा रहा है कि तू लड़। कांग्रेस की डूबती हुई नैया को देखते हुए ऐसा ही बयान आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने दिया है। कंगना रनौत पर कांग्रेस प्रवक्ता की तरफ से की गई टिप्पणी को लेकर अनिल विज का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कंगना रनौत पर इस तरह की टिप्पणी करना कोई नई बात नहीं है, ये तो कांग्रेस की संस्कृति है। कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने 1998 में प्रकाशित अपनी पुस्तक द इनसाइडर के पेज 767 पर भी इसी प्रकार जिक्र किया था। सुप्रिया श्रीनेत ने कंगना रनौत पर जो भद्दी टिप्पणी की है वो कोई नई बात नहीं, क्योंकि ये तो कांग्रेस की संस्कृति है। पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने अपनी पुस्तक द इनसाइडर के पेज नंबर 767 रोहतक लोकसभा से एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतरे डॉक्टर अरविंद शर्मा ने प्रचार शुरू कर दिया। चुनावी प्रचार में बादरी पहुंचे अरविंद शर्मा का कहना है इस बार भाजपा के 400 पार के लक्ष्य में रोहतक लोकसभा क्षेत्र की जीत भी शामिल होगी। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अंत्योदय उत्थान का कार्य किया है, जिसका उन्हें खूब फायदा मिलने जा रहा है। रोहतक लोकसभा क्षेत्र के 36 बिरादरी और जनता की टिकट है, इनके आशीर्वाद की टिकट है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, जेपी नड्डा जी, हमारे अध्यक्ष अमित शाह जी, सब ने मिलकर के हमारे खट्टर साहब मनोहर लाल खट्टर जी, नायब सैनी जी, मैं सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आपने विश्वास मेरे अंदर जताया
और जनता की फिर से सेवा करने के लिए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि रोहतक लोकसभा 400 पार वाले। लोकसभा चुनाव को लेकर कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने हरियाणा में बीजेपी की जीत का बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा है कि हरियाणा में बीजेपी सभी 10 की 10 सीटें जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक पार्टी है जो साल के 365 दिन काम करती है। और इस दौरान कैबिनेट मंत्री बनवारी लाल कांग्रेस पर निशाना साधते हुए भी नजर आए हैं। देखिए। देखो, भारतीय जनता पार्टी एक संगठनात्मक पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी हर दिन मतलब साल के 365 दिन फील्ड में रहती है और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पार्टी के जितने भी हमारे प्रोग्राम्स हैं वो जनता के बीच में जाकर करता है। और पार्टी ने पन्ना प्रमुख तक जाकर के पार्टी का जो माइक्रो मैनेजमेंट है पन्ना प्रमुख तक हमने बनाए हुए हैं। तो मुझे कोई नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में कोई दिक्कत आएगी। और जो देश के प्रधानमंत्री जी ने 400 पार का नारा दिया है और हमारे हरियाणा के अंदर जो 10 सीट लोकसभा की हैं। राज्य मंत्री विशंभर वाल्मीकि ने दावा किया कि बीजेपी लोकसभा की हरियाणा में सभी सीटें जीतेगी और बीजेपी हरियाणा विधानसभा में एक बार फिर तीसरी बार सरकार बनाएगी। तो कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, कांग्रेस के पास तो चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार ही नहीं है, उनके बड़े बड़े नेता चुनाव से भाग खड़े हुए। 10 बांटती है, कांग्रेस भी तो बताया ना उसने कितनी बांटी है। अभी तक उन्होंने मैं पूरे देश भर की चर्चा करूं तो अभी उनको कैंडिडेट ही नहीं मिल रहे हैं। कोई कैंडिडेट ही उनके पास नहीं है, उनके पास कोई उम्मीदवार ही नहीं है चुनाव लड़ने के लिए। सब भाग रहे हैं, एक दूसरे का नाम ले रहे हैं। मुझे पता है कांग्रेस का क्या हाल इस लोकसभा चुनाव में होने वाला है। 10 की 10 बांटती है, कांग्रेस भी तो बताया ना उसने कितनी बांटी है। अभी तक उन्होंने मैं पूरे देश भर की चर्चा करूं तो अभी उनको कैंडिडेट ही नहीं मिल रहे हैं। कोई कैंडिडेट ही उनके पास नहीं है, उनके पास कोई उम्मीदवार ही नहीं है चुनाव लड़ने के लिए। सब भाग रहे हैं, एक दूसरे का नाम ले रहे हैं। मुझे कांग्रेस विधायक रघुवीर सिंह कादियान ने बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का 400 पार का नारा महज एक जुमला है और बीजेपी के 10 साल के राज को इतिहास में काले अध्याय के तौर पर जाना जाएगा। और रघुवीर सिंह कादियान ने कहा कि 2024 का लोकसभा चुनाव धर्म और अधर्म का युद्ध है और इस युद्ध में एक तरफ लोकतंत्र और संविधान को बचाने वाले लोग खड़े हैं। 400 पार का नारा रोहतक की चौधरी वाली बात है। 400 पार का जो नारा दिया है ये तो एक जुमलेबाजी बहुत पुरानी चल रही है। जिस जुमलेबाजी में 15 लाख भी खाते में आएंगे, 2 करोड़ नौकरियां भी आएंगी, है जी। और कितने मतलब ये आश्वासन दिए थे देश में ये होगा, क्रांति आएगी, देश में विकास होगा, अच्छे दिन आएंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पूरे उत्तराखंड में जोश का वातावरण है। सभी लोग भाजपा के पक्ष में मतदान करने के लिए 19 अप्रैल को प्रतीक्षा कर रखे हैं। पीएम मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना उनका संकल्प है और पूरा उत्तराखंड पीएम मोदी के साथ है। नामांकन बहुत ही जोश उत्साह से, ऊर्जा से आम जनता ने उसमें भागीदारी करी है। सबका सहयोग समर्थन मिल रहा है। पूरे उत्तराखंड में एक जोश का, उत्साह का वातावरण है और सभी लोग उत्तराखंड के 19 अप्रैल मतदान के दिन की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि 19 अप्रैल आए और भारी मतों से 5 सीटें यहां सर जिताकर भेजकर माननीय मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे। ये उत्तराखंड के लोगों का संकल्प है और उत्तराखंड चूंकि मोदी जी के हृदय में बसता है इसलिए उत्तराखंड के लोग भी उन्हें अपने परिवार का मानते हैं और ये पूरा। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने लोकसभा चुनाव पर बोलते हुए कहा कि हमारे कार्यकर्ताओं में उत्साह है, सब एकजुट होकर चुनाव लड़ रहे हैं। साथ ही उन्होंने लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत का दावा किया। वहीं बीजेपी के 400 पार के नारे पर बोलते हुए हरीश रावत ने कहा, बीजेपी के इस नारे में उतना घमंड झलकता है और लोकतंत्र में घमंड का कोई स्थान नहीं होता। बहुत उत्साहपूर्ण वातावरण है हमारे कार्यकर्ताओं में, अभूतपूर्व उत्साह है और सब लोग जो है एकजुट होकर के उत्साहपूर्ण तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं और जीत कांग्रेस की होगी।
भाजपा 400 पार का नारा लगा रही है, क्या उसमें किस तरह से नारे में उनका घमंड झलकता है और लोकतंत्र में घमंड का कोई स्थान नहीं। ये भाजपा का अहंकार है जो 400 के पार कह रहा है और इस अहंकार का जवाब कांग्रेस को विजयी बना। और इसी के साथ ही 24 की खबर में बस इतना ही। आप देखते रहिए खबरें अभी तक। नमस्कार।